तो गाइस स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन की दूसरी क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। लेकिन क्रांतिक कोण को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी एक बात डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। लिख लेते हैं पहले। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। थोड़ा यह शब्द कठिन होगा आप लोगों को समझने में, लेकिन फिलहाल देख लीजिएगा। उत्क्रमणीयता अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ का उल्टा करना या रिवर्स करना। तो भी समझ में आ जाएगा, जब हम बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं। मान लिया एक हमारा यहाँ पे पृथक्कारीय पृष्ठ है। इससे ऊपर हमारा क्या है, वायु है, ठीक। उससे नीचे ये हमारा क्या है, मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है, ठीक। ये कांच है, तो इस पर एक अवलंब हम लोग डाल लेते हैं। ये सीधा अवलंब पड़ गया। अब यहाँ से कोई अगर किरण इधर पड़ रही है इस पर, ठीक, इस पर ये किरण इधर की ओर पड़ रही है, हमारा आपतन बिंदु हो गया, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इस पर अगर कोई किरण पड़ रही है तो इसको चाहिए तो ऐसे सीधे निकलना, ठीक। लेकिन क्या है, वायु हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, ये हमारा सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में कोई किरण आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। थोड़ा क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना इसको यहाँ सीधे चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अपवर्तित हो जाती है, ठीक। ये हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु को हम लोग लिखते हैं ए, अपवर्तनांक एन, और कांच को लिखते हैं जी। तो ए एन जी हो गया, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके लिए हमने क्या देखा था, स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब आपतित किरण के साथ जो अभिलंब का कोण बना है वो क्या है, आई है हमारा, और अपवर्तित किरण के साथ जो हमारा बना है, अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो बना है कोण, वो हमारा आर है। तो ए एन जी क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर। लेकिन अगर इसको उल्टा करते हैं, ठीक, ये हमारे इक्वेशन मान लेते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अगर इसको हम उल्टा करें, ऊपर कांच का टुकड़ा कर दें, मान लीजिए ये पृथक्कारी पृष्ठ है, सीधा मान लेते हैं इसको बिल्कुल, और ये ऊपर कांच का टुकड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक, और नीचे क्या है, वायु कर लेते हैं। ये अभिलंब एक डाल देते हैं इस पर, सीधा सीधा बनाएंगे आप लोग, थोड़ा तिरछा हो रहा है यहाँ पे। इस पर एक किरण ये इधर से आई तो ये क्या होगी, अब ये अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगी, ये क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। जाना इसको यहाँ चाहिए था, सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ कांच था। कांच क्या है हमारा, सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम। ये नीचे क्या है, वायु, वायु क्या है, विरल माध्यम, ठीक। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में हमारी किरण कोई आती है तो क्या करती है, वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इसमें दूर हो गई। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा बनेगा, तो क्या इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब ग्लास के अकॉर्डिंग जो हमारा निकलना है अपवर्तनांक किसका, वायु का। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए एन जी था, यहाँ पे जी एन ए हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। इतना समझ में आया। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये ऐसा एक्सप्लेन किया। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हमको करना क्या है। दोनों अगर इक्वेशन की हम लोग तुलना कर दें आपस में, या इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लोग एक नई चीज़ देखेंगे। अभी देखना, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देख लीजिए। तो इसमें क्या हमको देखना है कि दोनों के अगर हम गुणा करा दें, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की हम गुणा करा दें, तो क्या हमको मिलेगा, ये देख लेते हैं, ठीक। तो इधर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को ए एन जी और जी एन ए होगा, ठीक। इधर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। इतना आप लोगों को समझ में आया। ये हमारा हो गया। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, गुणा करा दिया। तो ए एन जी और जे एन ए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और बराबर के इधर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये तो कट जाएंगे, ये साइन आर कट गया, ये साइन आई कट गया, ठीक। तो इधर क्या हो गया, एक। तो ऐसे ये भी तो हो सकता है, ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 आ गया, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या हो गया।
वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है और कांच के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक है, इनका गुणनफल कितना आया? 1 आया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Ang लिखा है, अगर GNA को इधर कर ले तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? GNA हो जाएगा। यही बात हमको समझानी थी केवल। ये आप लोगों को समझ में आई? अब इसको देखो कैसे, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। वही हमको उत्क्रमणीयता ये समझनी थी। तो ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक बात और देख लेते हैं, हाथ थोड़ी जगह नहीं बची है। अब इसको इरेज करके फिर से आपको एक बात और बतानी वो बताते थे। अब हम लोग देख लेते हैं, यदि वायु, जल और कांच तीनों को समांतर माध्यम में क्या किया जाए? समायोजित कर लिया जाए, तो क्या बनेगा? हमको तब क्या मिलेगा? मान लिया वायु है, कांच है और क्या है? वायु हो गया, कांच हो गया और जल हो गया। तीनों को समांतर समायोजित कर लिया जाए, समांतर माध्यम में समायोजित कर लिया जाए। समायोजन करने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो वायु के लिए तो हम A लिखते हैं, कांच के लिए G लिखते हैं और जल के लिए W लिखेंगे, ठीक, जैसे वाटर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब देख लेते हैं, अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक, वायु के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक निकालना है, क्या लिखेंगे? ANW लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब अगर इसको क्या है, ये वाटर यानी जल के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा? WNG, मतलब वाटर के अकॉर्डिंग ग्लास का। अब अगर कांच के सापेक्ष उसका निकाला जाए, वायु का, कांच के सापेक्ष हमने वायु का निकाला, तो तीनों का ये क्या निकलेगा? तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 होगा, ठीक। ये बात अभी हमने देखी थी, जैसे अभी क्या देखा था, ANG और GNA का मल्टीप्लाई क्या आया था? 1 आया था। उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही उसी क्वेश्चन में हमने इसको भी रख दिया कि अभी हमने देखा था ना कि चूँकि आया था क्या, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 आया था, उसी बेस पे हमने इसको भी रख दिया कि अगर 2 का ये मल्टीप्लाई 1 आ रहा था तो तीनों का भी सेम वैसे ही आएगा, क्योंकि उसी माध्यम में इसको हमने समायोजित किया है, ठीक। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अलग अलग। अगर देखते हैं तो हमको अभी तक ANG तो पता था, ANW ये सब हमको, अब हमको देखना है WNG निकालना है। मान लिया ये बीच वाला हमने निकाला, WNG पता करना है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ANW हो जाएगा इंटू GNA हो जाएगा। अब GNA की जगह हमको पता है एक चीज़, अभी हमने पीछे डिस्कस की, क्या था? GNA बराबर क्या था? 1 अपॉन ANG। ये हमने भी पीछे देखा था, क्या देखा था कि GNA बराबर 1 अपॉन ANG, ये निकला था। तो GNA की जगह हम इसको वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन ANW इंटू GNA की जगह क्या रखेंगे? ये 1 अपॉन ANG। तो ये ANG जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ANG अपॉन ANW। तो ये क्या आया हमारा? ये किसके बराबर आया? WNG के बराबर। किसके बराबर आया? WNG के बराबर। ये बात समझ में आई कि अगर WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। ये आप समझ लीजिएगा, सिंपल सी बात है। लिखा सब कुछ है वैसा ही है। आप थ्योरी में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे कि अगर जो हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। यही हमको उत्क्रमणीयता में समझना था। उत्क्रमणीयता आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब इससे एक दो हम लोग जो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, सवाल लगाते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कैसे सवाल लगाने हैं इसके, ठीक। ये सारा कुछ फार्मूला जो है सवाल लगाने के लिए सिंपल से समझा गया है। तो देख लेते हैं सवाल कैसे लगते हैं। तो ये हमको सवाल दिया हुआ है, हमारा न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। क्या है? 1/3 व 1/2। तो क्या करना है हमको? पता करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पता करना है। तो लिख लेते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG कितना दिया हुआ है? 1/3। और क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब ANW ये दिया है 1/2।
इतना दिया है। निकालना क्या है हमको, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, GNW, ये निकालना है हमको, पता करना है। ठीक, अभी हमको एक हमने इक्वेशन निकाली थी, उसमें हमने क्या देखा था, तो लास्ट में निकाली थी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमने भी देखा था, क्या आया था, ANG अपॉन ANW, ये भी आई थी ना हमारी इक्वेशन, ये हमने भी अभी भी निकाला था। तो अभी हमको यहाँ पे क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं निकालना है, बल्कि इसका उल्टा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, GNW है, हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ANW ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ANG। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब यही लिखते हैं इधर, तो हमको यही पता भी करना, GNW पता करना है, तो GNW पता करना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ANW मार दिया हुआ है 1/2 अपॉन, नीचे लिखना है ANG दिया है 1/3। ठीक, अब ये 3 जो है ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेगा, एक ये 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/2 × 1, कितना आया, 3/2, काट देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1.5, इतना ही तो आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये हमारा हो गया अपवर्तनांक। एक बार फिर से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ANW, नीचे हो जाएगा ANG। ANW का मान दिया है 1/2 और ANG का मान दिया है 1/3। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं कि कांच जो ये हमारा प्रकाश है, इसका जो अपवर्तन होता है, इसका हम लोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर ये हमको अपने आसपास अपने पड़ोस में देखने को नहीं मिलेगा या समझने को कुछ एग्जाम्पल नहीं होगा हमारे पास, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के जो हमारा साइंस है उससे देखते हैं, मिलाते हैं। कभी आपने पानी में अपनी उंगली डुबोई है, आप मान लिया कोई पानी है, ये बाल्टी पानी की भरी हुई है, ठीक, इसमें आपने कभी अपनी उंगली डुबोई है, या आपने कोई पेंसिल या छड़ी या डंडी को आपने डुबोई है, तो आपने देखा होगा क्या होता है, आप यहाँ से सीधा डुबोते हैं लेकिन वो थोड़ी तिरछी नीचे दिखती है आपको, ऐसा दिखता नहीं, कभी कभी उंगली डुबोई है तो ऐसा लगता है कि ये तिरछी है। आप पेंसिल डुबोएंगे अपनी तो क्या लगेगा, टूटी है, ये टूट गई है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कभी पानी में डुबोइएगा, अगर नहीं किया तो देखिएगा, एक सीधी सी छड़ी लीजिएगा, उसको पानी में डुबोइएगा, तो वो नीचे आपको क्या लगेगा कि ये टूट गई है, मुड़ी हुई है। थोड़ा आगे ऐसे जाके ये आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी, जहाँ से पानी होगा वहाँ से आपको नीचे ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक, तो ये आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। और एक है, रात में जो होता है, आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं आपको। क्या होता है, जो हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं टिमटिमाते, क्योंकि उसमें भी अपवर्तन ही होता है। अब ये देखिए क्यों होता है कि रात में जो है ताप में परिवर्तन आता है धरती में। ठीक, जो ताप होता है, दिन भर खूब धूप रहती है, उससे ताप में परिवर्तन आ जाता है, नीचे की परत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उससे ऊपर जो मान लिया ये हमारी अगर पृथ्वी है, यहाँ पे हम लोग हैं, इससे ऊपर वायुमंडल की परतें हैं ना, तो इस पर जब ताप पड़ेगा तो नीचे वाला जो ये जो हमारा परत है ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला उससे थोड़ा कम रहेगा, ये वाला उससे कम, फिर धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। मतलब धीरे धीरे ताप में परिवर्तन इसमें होते रहता है रात में। ठीक, और जब ताप में परिवर्तन होगा तो जो हमारे जो परतें हैं उसमें क्या होगा, इनका अपवर्तनांक बदल जाएगा। इसका अपवर्तनांक अभी ठंडा होगा तो कुछ और होगा, इसका उससे गर्म होगा तो कुछ और होगा, इससे उसके ज़्यादा गर्म होगा तो कुछ और होगा। लेकिन धीरे धीरे इनमें ताप में परिवर्तन आ रहा है तो इनके अपवर्तनांक में भी परिवर्तन आता रहेगा। अब जब अपवर्तनांक में परिवर्तन आएगा तो वो इमेज थोड़ी बहुत इधर उधर हटती हुई हमको दिखाई देगी। वही हमको क्या लगता है कि तारे जो हमारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि अगर आपने कभी देखा है कोई नीचे, आप यहाँ मान लीजिए खड़े हैं, ठीक, एक अगला एग्जाम्पल हमारा है, ये मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, नीचे, और यहाँ पे कोई जहाज़ उड़ते हुए जा रहा है, ये मान लीजिए कोई प्लेन है उड़ते हुए जा रहा है ऐसे। ठीक, ये मान लीजिए प्लेन है, अच्छा सा बना नहीं लेकिन आप समझ लीजिए। तो यहाँ से अगर ये उड़ता हुआ जा रहा है तो आपको ये रियल इसकी ऊंचाई जितनी होती है उससे ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है। क्यों ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ये आपसे 600 मीटर दूरी पे है तो आपको लगेगा कि ये लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है। ऐसा क्यों लगता है, ज़्यादा ऊंचाई क्यों लगती है रियल दूरी से?
ज़्यादा ऊंचाई मालूम होने लगती। क्यों होता है? वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अब देखिए, आप कभी धरातल पे खड़े हों और वायु का अपवर्तनांक वहाँ पे अधिक हो जाएगा। जहाँ पे आप खड़े होंगे यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे किरणें डायरेक्ट हिट कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपके आसपास जो वायु होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसका टेम्परेचर वैसे घटता जाएगा, तो इससे अपवर्तनांक भी घटता जाएगा ऊपर का। ठीक, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे आपका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो उसका अपवर्तनांक भी घटता जाएगा। इसी कारण है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो जो सूर्य है, तारे हैं और ऊंचाई पर जो कोई जहाज उड़ रहा होता है वो अपनी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखता है, क्योंकि वहाँ अपवर्तन होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप जरूर समझ में आ गया होगा। अब ये नहीं समझ में आया तो चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। आपने कभी तालाब देखा है? तालाब सभी ने देखा होगा। मान लीजिए ये तालाब है, ठीक, इसमें पानी खूब सारा भरा हुआ है। दूर से जो आप बाहर से खड़े होकर देखते हैं, यहाँ पे खड़े होकर अगर आप देख रहे हैं तालाब को इधर, तो क्या लगता है कि ये बहुत कम गहरा है, बहुत पतला सा ऐसे लगेगा आपको, इतना ही लगेगा। ऊपर से सामने से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये कम गहरा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब आप उसमें अंदर जाएंगे तो क्या लगेगा कि वो बहुत गहरा, पहले जितना गहरा होगा उसकी वास्तविक गहराई मालूम होगी। लेकिन बाहर से देखेंगे तो आपको कम गहरा दिखाई देता है। तो क्या होता है, जल की सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अपवर्तन उसका यहाँ से पूर्ण रूप से अपवर्तन हो जाता है, ठीक, तो आपको कम गहराई ही दिखती है। ये कारण होता है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए, ये थोड़ा हो गया व्यवहारिक आपके आसपास का, लेकिन अब हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, जो होता है अगला है हमारा क्रांतिक कोण। हम लोग समझ लेते हैं क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण समझने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम? जिसमें ऊपर हम कांच रखेंगे, यानी ऊपर सघन माध्यम होगा, नीचे वायु होगी। ये एक हमने अभिलंब डाल दिया इस पर। अब ये कोई हमने मान लिया ये किरण इस पर पड़ रही, सीधी सी तिरछा हो जाती है बार बार, ये मान लिया, ठीक। तो इस पर एक किरण पड़ रही है, इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे तो जाएगी नहीं। ऊपर क्या है? ऊपर है कांच यानी सघन माध्यम। नीचे क्या है? वायु यानी विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश किरण तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि इधर को ये मुड़ेगी। अब हमको देखने को मिल रहा है जो आपतन कोण है ये अपवर्तन कोण से कम है, मतलब ये आपतन कोण आई जो है वो कम है और अपवर्तन कोण आर ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा एंगल आई है वो छोटा है जबकि एंगल आर बड़ा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे समझ लीजिए, हमारा जो आपतन कोण है आई वो छोटा है और अपवर्तन कोण बड़ा है। ये देखने को आपको मिल ही रहा होगा कि यहाँ से ये आपका जो अभिलंब के साथ नापेंगे कोण हम, तो आपतन कोण हमारा क्या होगा? वो छोटा होगा और अपवर्तन कोण हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसको हम नीचे की ओर झुकाते जाएंगे, इसको इधर हम इधर बढ़ाएंगे थोड़ा, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो हमारा ये अपवर्तित किरण है ये सीधे अभिलंब पे आ जाएगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। जैसे हम इसको नीचे की ओर झुकाते जाएंगे, ये हमारा आपतन कोण अब हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही अपवर्तन कोण और बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारा क्या होगा, ये परावर्तित किरण जो है ये अपवर्तित किरण है ये अभिलंब पे ही आ जाएगी, ये यहीं पे आ जाएगी। मान लिया ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब पे ही आ जाएगी। कब? जब ये वाली हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, मतलब आपतन कोण जो है हम बढ़ाते जाएंगे नीचे को, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये सीधे इसी पे आ जाएगी, जो हमारा जो है पृथक्कारी जो पृष्ठ है उसी पे आ जाएगी, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी। समझ रहे हैं ना जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी किसी ऐसी सिचुएशन पे जब हम इसको थोड़ा नीचे की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो कोण होगा, ये जो आई बनेगा, उस आई को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक। जिन लोगों को लिखना है थ्योरी के रूप में, आप ये नोट बना रहे हैं, तो वो लोग ऐसे लिख लें कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। यानी कि जो आई हमारी है ये क्या कहलाएगी? क्रांतिक कोण, ठीक, क्रांतिक कोण।
अब क्रांतिक कोण को हम लिखते किससे हैं? क्रांतिक कोण को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल सी से। ठीक, कैपिटल सी क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएं तो क्या होगा? तो आपतन कोण एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जो आपतन कोण है ये एक विशेष मान, ऐसा मान आएगा जिस पे हमारा जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी समय जो आपतन कोण होगा उसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देना, फिर से हम समझा देंगे अगली वीडियो बना के। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। इसमें अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अब इनमें संबंध देख लेते हैं। माना अगर हमने विरल माध्यम है उसको हमने 1 मान लिया और सघन माध्यम को लिखने के लिए केवल है ये, इसको हमने 2 मान लिया। ठीक, ये समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बार बार विरल माध्यम सघन माध्यम लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो अब हम देख लेते हैं, अगर विरल माध्यम को हमने लिखा 1 और सघन माध्यम को लिख लिया 2, तो स्नेल का नियम अगर आपको लिखना होगा तो अगर ऐसा लिखें कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो ऐसे ही तो लिखेंगे 2n1 सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन आई अपान साइन आर। यही तो था हमारा स्नेल का नियम। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण की सिचुएशन में क्या होता है। क्रांतिक कोण की सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा आपतन कोण है, क्या है? आपतन कोण जो क्या था? आई, ये किसके बराबर था? क्रांतिक कोण के बराबर। क्रांतिक कोण, जिसको हम लोग क्या लिखते थे? कैपिटल सी। ये क्रांतिक कोण की सिचुएशन में है। अब इसी सिचुएशन में जो हमारा अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण जो आर था, वो क्या हो रहा था? जब क्रांतिक कोण हमारा आपतन कोण होगा तो अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री हो रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था? बिल्कुल परावर्तक जो हमारा पृथककारी पृष्ठ था बिल्कुल उसी पे हमारा क्रांतिक कोण के लिए, जब हमारे जो अपवर्तित किरण थी वो उसी पे बिल्कुल पृथककारी पृष्ठ पे ही आ रही थी। ठीक, तो उस समय हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ साइन आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? साइन सी, क्योंकि आई की जगह पे क्या हो गया? सी हो गया। ये अब आपतन कोण हमारा हो गया है सी, क्योंकि क्रांतिक कोण सिचुएशन हो गई। अब साइन आर तो हमको दिया ही है। साइन आर कितना है? 90 डिग्री। आर की जगह पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब साइन 90 डिग्री का तो मान 1 होता है, तो ये हो गया सिंपल साइन सी, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान तो 1 ही होता है। तो ये बचा क्या? साइन सी। किसके? 2n1, मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम जो आएगा वो क्या आएगा? सदैव क्रांतिक कोण ही होगा। अर्थात सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण होगा। और अगर हमको विरल माध्यम के सापेक्ष मतलब 1n2 निकालना हो, कितना? 1n2 निकालना हो, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, तो ये क्या होगा? 1/sin c, यानी कि 1/, क्रांतिक कोण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण का उल्टा या व्युत्क्रम होता है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि सिंपल सा है कि इसमें कुछ समझने वाली बात विशेष थी नहीं, आपको इतना तो पता ही है। ठीक, जब क्रांतिक कोण की सिचुएशन आती है तो आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री हो जाता है। अब हमको निकालना क्या था? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना था। तो स्नेल का नियम लगा दिया, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई की जगह पे हमारा हो गया क्रांतिक कोण साइन सी, और साइन आर की जगह पे हमारा आर दिया हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बटे में तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो साइन सी बराबर, तो यहाँ पे 2n1 बराबर हो गया साइन सी, मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी हो गया, मतलब क्रांतिक कोण। साइन सी क्या है? हमारा क्रांतिक कोण ही तो है। ये हमारा क्या है? क्रांतिक कोण। ठीक, और अगर इसका उल्टा हम लोग निकालें कि
विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/sin c हो गया, मतलब 1/, क्रांति कोण। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, मतलब सवाल एक लगा लेते हैं, इससे हमको ये पीछे जो हमने अभी डिस्कस किया है ये रूल हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भी पता चल जाएगा सवाल कैसे लगाते हैं। सवाल हमारा दिया हुआ है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब वायु से कांच वगैरह में प्रवेश करती है, तो क्या है, जिसका क्रांतिक कोण बनना है। क्रांतिक कोण क्या है, 45 डिग्री। तो हमको विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो विरल माध्यम को हम लोग मान लेते हैं 1 लिखेंगे और सघन माध्यम को हम लोग मान लेते हैं 2 लिखेंगे। तो हमको क्या निकालना है, पहले देख लेते दिया क्या है। दिया है हमको क्रांतिक कोण यानी कि C, दिया है 45 डिग्री। ठीक, हमको निकालना क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम को हम लोग लिखते हैं 1 एंड 2 लिखते हैं सघन माध्यम के लिए। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, वही हमारा जो सूत्र पहले है, अभी हमने देखा था कि जब हमको विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है तो हमने भी देखा था कि क्या था, 1/sin c, यानी कि क्रांतिक कोण का व्युत्क्रम होता है। अभी देखा था ना कि 2n1 जो आया था वो क्या था, sin c के बराबर आया था। तो 1n2 कितना आ जाएगा, 1/sin c। अभी बिल्कुल जस्ट देखा है। ठीक, तो इसमें हम लोग इसको सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/sin c की जगह पे कितना दिया, 45। तो c 45 डिग्री हो गया। अब sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल सा √2 रहेगा। अब √2 की वैल्यू आप लोगों को पता है, जिसको पता हो वो लोग कमेंट करिए। √2 का वैल्यू होता है, अभी हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था, ये जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उनको पता होगा। √2 का मान होता है 1.414। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.414। तो ऐसे ही सिंपल लगेंगे, कोई सवाल बहुत बड़े नहीं है इसमें, बहुत मुश्किल वाले भी नहीं है, आसानी से आप लोग भी लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया एक पृथककारी पृष्ठ, जिससे ऊपर हम लोग रखते हैं विरल नहीं, सघन माध्यम ऊपर रखते हैं, यानी कि कांच रख लेते हैं ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। ठीक, नीचे क्या रख लेते हैं, वायु, इसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, अब इससे एक हम लोग अविलंब डाल देते हैं, जिससे हम समझेंगे। अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसा एंगल बनाते हैं जिससे ये क्रांतिक कोण हो। तो चलो क्रांतिक कोण नहीं भी बनाते तो समझा देंगे आपको हम। यहाँ मान लिया ये यहाँ सेंटर पे आया, ठीक, ये आपतित किरण गिरी और ये कुछ ऐसे अपवर्तित हुई। ठीक, सही कोण बनाइएगा आप स्केल से। तो ये हमारा आई है और ये क्या है, आर है। अब जब हम आई का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आई को थोड़ा इधर खिसकाते हो जाएंगे, मान लिया आई का मान थोड़ा हमने बढ़ाया इधर की ओर, तो ये कुछ यहाँ बनेगा। तो आर का भी मान बढ़ता जाएगा, आर थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा। अब ऐसे ही करके अगर दूसरे डायग्राम में देखें इसको, तो जब आई का मान थोड़ा और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, इसको कुछ इस तरह करेंगे, तो ये क्या होगा, जो हमारा आर है ये थोड़ा और ऊपर की ओर चला जाएगा। मान लिया ये पृथककारी पृष्ठ से भी ऊपर निकल आया, कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया आई का मान कि ये ऊपर की ओर चला गया। आर का, आर में जो अपवर्तित किरण है ये ऊपर चली गई, ये हमने आई का मान इतना हद तक ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये हमारी जो पृथककारी जो पृष्ठ है हमारा, इसके ऊपर कांच है, नीचे क्या है, वायु। ठीक, तो ये कांच पर से ही कुछ परावर्तित होने जैसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से वापस जा रही है। नीचे जल में, वायु में तो आ ही नहीं रही किरण, ये पृथककारी पृष्ठ है, इससे नीचे तो आ ही नहीं रही किरण, वहीं से ऊपर से ही वापस चली जा रही है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यदि आई का मान इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि वो जो अपवर्तित किरण है पृथककारी पृष्ठ से ही परावर्तित हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा ही नहीं, पहले वाले माध्यम के सतह से ही टकराकर वापस चला जाएगा। तो ये यहाँ पे अपवर्तन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन जैसी स्थिति बन जाएगी। यहाँ पे अपवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, टकरा के
परावर्तित हो रही किरण। फिर से समझ लेते हैं कि मान लिया ये ऊपर कांच है, नीचे वायु है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में हमको प्रकाश को प्रवेश कराना है। तो यहाँ से हमने किसी आई एंगल से बनाते हुए हमने एक किरण गिराई परावर्तक ये पृथककारी पृष्ठ पर। तो इससे हमको यहाँ पे एक हमको एंगल आर बन के ये अपवर्तित हुई किरण। मतलब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में है तो सदैव क्या होगी, अभिलंब से दूर ही जाएगी, जैसा हमने डिस्कस किया अभी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आ रही है प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी। अब जैसे जैसे आई का मान इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे, ऐसे आई का मान जैसे जैसे इधर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का मान ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक, आर जैसे जैसे आई का मान इधर को बढ़ता जाएगा वैसे आर का मान ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब आई का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आर का मान बढ़ने की वजह से ये किरण पृथककारी पृष्ठ से पहले ही ऊपर परावर्तित जैसी हो जाएगी, यानी कि अपवर्तन नहीं होगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेगी, कांच से कांच में ही वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये परावर्तन जैसी घटना होगी। ठीक, अब ये इनकी दो कंडीशन है कि कब कब होगी, ये देख लेते हैं। एक है प्रकाश सदैव सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में आना चाहिए। क्या है ऊपर सदैव सघन माध्यम और नीचे सदैव विरल माध्यम हो। प्रकाश सदैव सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में आना चाहिए, ये एक कंडीशन हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन क्या देख लेते हैं कि आपतन कोण का मान, जो हमारा आपतन कोण आई है इसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। मान लिया एक क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण पे क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होती है, पृथककारी पृष्ठ पर तक यहाँ तक आ जाती है, ये हमको पता है। लेकिन जब क्रांतिक कोण से और ज़्यादा बढ़ा देंगे तभी ये ऊपर को पार करेगी। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई कि क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये नोट करके लिख लीजिएगा। पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि सदैव जो हमारी किरण है सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। ठीक, तो ये दो कंडीशन हो गई। इन्हीं दो कंडीशनों पे ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो हमने पढ़ा अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब देख लेते हैं दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आपके घर में कहीं आपने देखा है कि आपके विंडो लगे हुए हैं कांच के। मान लिया ये आपका विंडो है। ठीक, अगर आपके कांच के विंडो लगे होंगे और आप गली में क्रिकेट खेलते होंगे तो आपकी अगर बॉल इस पर लगी है तो आपका विंडो देखा होगा कहीं चिटक जाता है, या कि कोई अगर आपके पत्थर वत्थर लग जाए विंडो पे तो कांच चिटक थोड़ा जाता है, और जहाँ पे चिटका होता है वो थोड़ा ज़्यादा चमकदार दिख रहा होता है। वैसे तो कांच चमकीला होता ही है, लेकिन जहाँ पे चटक जाता है वो ज़्यादा चमकीला दिखता होता है, दूर से दिखने लगता है कि ये चटका हुआ है। तो वो ज़्यादा चमकीला क्यों दिखता है ये बताइए आप लोग। वो ज़्यादा चमकीला इसलिए दिखता है कि जहाँ पे वो चटक जाता है वहाँ पे दरार आ जाती है। ठीक, और उस दरार में हवा भर जाती है। अब जहाँ पे हवा भर गई तो वहाँ पे वायु की एक परत बन गई। अब वायु की परत क्या है हमारी, वायु हमारा विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से होते हुए जब विरल माध्यम में प्रकाश हमारा आता है तो क्या होता है, एक ऐसे एंगल पे वो परावर्तित हो जाता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि उसका क्या होता है, अपवर्तन ना होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कांच हमारा क्या है, ये हमारा सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। तो कांच से होते हुए जब वायु में जाती है किरण तो वायु में ना जा कर के सीधे कांच से ही वो परावर्तित हो जाती है, यहाँ ही आती है, इधर सीधे कांच से ही परावर्तित हो जाती है, इसलिए हमको वो ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है। तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा अपने आसपास। अगर आप लोगों में से बताओ कौन कौन लोग रेगिस्तान गए हैं, रेगिस्तान देखा है आप लोगों ने? आयो बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि रेगिस्तान में क्या होता है, एक मरीचिका होता है। मरीचिका समझते हैं आप लोग? ये साइंस का टर्म है, ये पूछा भी आता है। रेगिस्तान में मरीचिका, ये बहुत पूछा जाता है। ये आपके उसमें पूछा जाता है रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देती है। मरीचिका क्या होता है ये हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े से रेगिस्तान होते हैं, बहुत दूर दूर तक का लंबा सा एक क्षेत्र होता है, बड़ा सा कोई विस्तारित क्षेत्र जिसमें कुछ नहीं होता दूर दूर तक। मान लिया एक पेड़, इस पर कोई एक पेड़ आपको दिख गया, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ ऐसे से कोई पेड़ दिख गया, आप यहाँ पे हैं कहीं पे, ये मान लीजिए आप हैं। ठीक, तो ये आपको ये पेड़ उल्टा दिखाई देता है। क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है दूर से, बहुत दूर होते हैं तो ये आपको
कुछ ऐसा उल्टा दिखाई देगा आपको। ऐसा क्यों होता है? आप ये नहीं कहिएगा कि आपको भूत ऊत आसपास मिल गया तो आपको ये ऐसा दिख रहा है। भूत ऊत कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अब वो कैसे होता है? जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ये हुआ लाइट का, वैसे ही उसमें भी होता है। अब दिन में वहाँ पे रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी खूब धूप पड़ती है यहाँ पे, तो नीचे की परत क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जो गर्म परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब नीचे की परत हमारी जो है गर्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कि जब परत खूब ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जहाँ की वायु ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो विरल हो जाएगी। ठीक, ऊपर की वायु जो है अपेक्षाकृत ठंडी है तो वो हो जाएगी सघन। ठीक, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही तो उल्टा उसका प्रतिबिंब नीचे की ओर हमको दिखेगा, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही तो क्या होगा, उसका उल्टा प्रतिबिंब हमको नीचे की ओर देखने को मिल जाता है। अब ऐसे ही हमने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में मरीचिका वहाँ भी बनती है। कहाँ? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, लेकिन वहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है। वहाँ पे क्या होता है, ठंडे प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश इनको भी कहते हैं। ठीक, टुंड्रा प्रदेश ध्रुवों पे जो होते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। तो ठंडे प्रदेशों में मरीचिका कैसे बनती? मान लिया आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, समुद्र में एक जहाज़ है, मान लिया समुद्र है, इसमें एक जहाज़ है, बोट है। ठीक, ये एक बोट मान लिया, इसमें एक है, आप यहाँ साइड में खड़े होके देख रहे हैं इसको। इसका आपको जो इमेज बन के दिखेगा ये ऊपर की ओर दिखेगा आपको, ऐसे ये ऐसे ऊपर की ओर आपको दिखेगा। अब ये क्यों होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नीचे की वायु ज़्यादा ठंडी है, जो आपके नीचे की वायु है ज़्यादा ठंडी है, तो ठंडी होने के कारण नीचे वाली वायु सघन होगी, है ना, और ऊपर की वायु क्या होगी, उसकी अपेक्षा में ज़्यादा थोड़ी गर्म होगी, तो ऊपर की वायु क्या हो जाएगी, गर्म वाली वायु विरल वायु होती है, विरल माध्यम होता है। तो जहाँ पे गर्म वायु है वहाँ पे विरल माध्यम है, ज़्यादा गर्म नहीं होगी लेकिन ठंडे नीचे की अपेक्षा तो थोड़ा गर्म ही होगी ना, तो ऊपर की वायु विरल माध्यम हुई और नीचे की वायु सघन माध्यम। तो यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा, इसका इमेज हमको ऊपर आसमान में लटका हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि वो जो जहाज़ है या कोई बोट है आपकी, वो आसमान में लटकी हुई है उल्टा उल्टा। ये आपको केवल समझाने के लिए था। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी लेना, आपके पास बुक्स होंगी तो उसमें आप देखना, उसमें लिखा हुआ पूरा डिटेल में। अगर आपको समझना तो फिर से हम समझा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो बनाना होगा, कुछ अगर डिटेल में समझाना होगा तो वीडियो बनाकर भी आपको समझा देंगे अच्छे से। चलिए, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जब नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।